मैं पार्टी कार्यकर्ता, नितिन नबीन मेरे बॉस हैं। जब भरे मंच से देश के एक प्रधानमंत्री 45 साल की उम्र के पार्टी अध्यक्ष के बारे में ये लाइन बोलते हैं तो इसके मायने काफी बड़े होते हैं। ये सिर्फ अपनी पार्टी यानी भाजपा के लिए नहीं बल्कि दूसरी पार्टी को भी एक बड़ा संदेश देता है। हालांकि सबसे कम उम्र के शख्स को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपकर भाजपा ने एक बड़े बदलाव का तो संकेत दे दिया, लेकिन इस युवा अध्यक्ष के लिए चुनौतियां भी कम नहीं रहने वाली हैं। भाजपा के पिछले एक दशक के विस्तार की रफ्तार को बरकरार रखने की चुनौती हो या फिर अभी तक अभेद्य रहे दक्षिण भारत के किले को फतह करने की चुनौती, या युवा नेताओं के जोश और वरिष्ठ नेताओं के अनुभवों के बीच तालमेल बिठाने की चुनौती। सवाल यह है कि उन चुनौतियों से निपटने के लिए नितिन नबीन अपने पहले के अध्यक्षों के आजमाए हुए तरीके को ही आजमाएंगे या फिर कुछ नए तौर तरीके अपनाने होंगे इनको। ऐसे कई सारे अनसुलझे सवाल हैं जिन्हें हम सुलझाने की कोशिश करेंगे अपने इस खास शो आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और अपने साथ शामिल होने वाले मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नबीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की युवा उड़ान है। बीजेपी का जेन नेक्स्ट। बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी 45 साल के नितिन नबीन ने संभाल ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नितिन नबीन को अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठाया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रहा। पीएम मोदी ने खुद नितिन नबीन की तारीफ की और नए अध्यक्ष को अपना बॉस बताया। पीएम मोदी ने नितिन नबीन को एक ऐसा नेता बताया जिसने बड़े बदलावों को देखा, सुना, सीखा और समझा है और इसीलिए बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस नबीन नेतृत्व पर भरोसा जताया है। अब नितिन नबीन के सामने दक्षिण के साथ पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने की जिम्मेदारी है। केरला की राजधानी तिरुअनंतपुरम की जनता ने मेयर चुनाव में 45 साल बाद लेफ्ट से सत्ता छीनी और भाजपा पर भरोसा किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी लोग केरला में बीजेपी को अवसर जरूर देंगे। हमें ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस की बुराइयों से बचेगा वही देश में आगे बढ़ेगा। नितिन नबीन बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। 45 साल की उम्र में इस मुकाम को हासिल करना एक बड़ा सरप्राइज है। वो पटना के बांकीपुर से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं और बिहार सरकार में मंत्री के तौर पर कामकाज का अनुभव है। छत्तीसगढ़ चुनाव प्रभारी के तौर पर बड़ी जीत का सेहरा भी उनके सर पर है। लेकिन अब नितिन नबीन के सामने खुद को राष्ट्रीय स्तर पर साबित करने की चुनौती है। ऐसे में उनको अपने वरिष्ठों का आशीर्वाद और सहयोगियों का साथ और कैडर विस्तार की जरूरत होगी। इसलिए अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले संबोधन में उन्होंने इस तरफ इशारा भी किया और संदेश दिया कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता का बड़ा सम्मान है। राजनीति से दूरी समाधान नहीं, सक्रिय भागीदारी ही समाधान है। आइए, एक सकारात्मक राजनीति के लिए युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं युवा साथियों से कहूँगा, मेरे भाइयों, राजनीति शॉर्टकट नहीं है। राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं है। राजनीति लॉन्ग मैराथन है जहां स्पीड का नहीं स्टेमिना का टेस्ट होगा। तो आइए, राजनीति के इस पिच पर हम अपनी जड़ों को मजबूत कर काम करें। नितिन नबीन के सामने विपक्षी दलों से टक्कर लेने की बड़ी चुनौती होगी। विपक्ष जहां उन्हें मोदी शाह का रबर स्टैंप बताकर निशाना बनाने से नहीं चूकेगा, वहीं नितिन नबीन के लिए संघ और दूसरे संगठनों के साथ तालमेल बनाए रखना बड़ा चैलेंज रहेगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकसित भारत के नैरेटिव के साथ जाति और भाषा का तालमेल,
नितिन नबीन के लिए दक्षिण और पूरब के राज्यों में बड़ी चुनौती रहेगी। इसके अलावा तेजी से बदल रहा जियोपॉलिटिक्स और भारत की भूमिका को लेकर भी उन पर नजर रहेगी। 2024 के चुनाव में 400 पार के नारे से जो पार्टी को धक्का लगा, उसे पार्टी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में बड़ी जीत हासिल करके पूरा तो कर लिया है, लेकिन अब उनके सामने 2029 का चुनाव बड़े चैलेंज से कम नहीं होगा। तो नितिन नबीन के कार्यभार संभालते के साथ ही कई सारी चुनौतियां सामने खड़ी हैं और इससे कैसे निपटेंगे, इस पे करें खास चर्चा। और हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी साहब हैं, सत्य हिंदी फाउंडर का आशुतोष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ संगीत रागी जी जुड़ेंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। शुरुआत में करना चाहूँगा सतीश के सिंह साहब आपसे। आमतौर पे प्रधानमंत्री इस तरह की बातें को नहीं करते हैं जो एक बड़ा बयान सुनने को मिला, जो पूरे उनके भाषण से मैं एक लाइन जो पकड़ा कि मैं पार्टी कार्यकर्ता हूं और नितिन नबीन मेरे बॉस हैं। इस लाइन का क्या मतलब निकाला जाए, क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री? सतीश जी। देखिए ये उनका बोलना कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य इस बात का है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने बड़ा आश्चर्यजनक फैसला करते हुए इलेक्शन या सिलेक्शन पता नहीं क्या नितिन नवीन जी को लाया। अगर ये 3 साल पहले लाते तो और युवा प्रेसिडेंट होते, ये 42 साल के होते। ये 3 साल एक रुका हुआ फैसला था, आए हैं। तो अब ये प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं इसका कोई ज्यादा मायने नहीं है। ठीक है, नेतृत्व आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री जी यही बोलते। अब नितिन जी के बॉडी लैंग्वेज से तो यही लगता है कि ये बहुत कठोर टाइप के प्रेसिडेंट नहीं होंगे, तो एक सहूलियत, फैसिलिटेटर, ट्रांजिशन वो वाले एक नितिन नवीन जी होंगे। अब यही है लक्ष्मण जी कि हम लोग कल परसों तक या कुछ समय पहले तक नितिन गडकरी का नाम सुनते थे, तो अब तो नितिन नवीन का नाम है। तो ये है कि सत्ता में जो हर पार्टी में भी सत्ता होती है, तो हर पार्टी के सत्ता के अनुसार हम समझते हैं कि नितिन नवीन जी मेरे ख्याल से चलेंगे। मैं जानता भी हूं उनको व्यक्तिगत रूप से, बड़े मृदुभाषी हैं, संगठन की क्षमता उनमें अपार है, प्रशासनिक भी क्षमताएं हैं। और एक और बात उनके बारे में ये कह दूं कि अनुकंपा के आधार पे पॉलिटिक्स में आए थे। जब उनके पिताजी का देहांत हो गया था तो उस ख्याल से तो अगर आप स्ट्रेच कीजिएगा तो नेपो किड भी बनते हैं, लेकिन चलिए उसको हटा देते हैं। लेकिन आप अगर ये समझ रहे हैं कि कोई एकदम ठोस तगड़ा लठ बजाने वाला प्रेसिडेंट बना है भाजपा का, तो नहीं बना है। वो मेरे ख्याल से एक मिलजुल के सबको साथ लेके चलने वाले। एक बात और इनके बारे में कहूँगा, मुझे नहीं पता था कि यही आर्किटेक्ट थे। बिहार में रामनवमी की यात्रा पिछले 2-4 सालों में बहुत बड़ी है, तो इसके आर्किटेक्ट नितिन नवीन जी थे। और मुझे जो कल पता चला कि इनके नाम पर सहमति में शायद आरएसएस भी शामिल है। तो देखिए आगे क्या है, एजेंडा क्या है। हमें तो लगता है कि मिल के चलेंगे और प्रधानमंत्री को या कोई को तंग ज़्यादा नहीं करेंगे। ये वाली बात है, लेकिन यह है कि आपने एक बड़ी बात, अच्छी बात कही कि आरएसएस का भी साथ इनके नाम को मिला। इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन वो सवाल जो आपके पास लेकर आया था वही सवाल लेकर मैं विजय त्रिवेदी जी के पास जाना चाहूँगा। विजय त्रिवेदी जी, प्रधानमंत्री का ये कहना है कि मैं पार्टी कार्यकर्ता हूँ और नितिन नबीन मेरे बॉस हैं, कहीं ये अपने पार्टी के उन नेताओं को भी मैसेज देने की कोशिश तो नहीं है जो नितिन नबीन से वरिष्ठ हैं? बिल्कुल लक्ष्मण जी नमस्कार। बिल्कुल ठीक सवाल है और ठीक से आपने ही एक्सप्लेन कर दिया है कि प्रधानमंत्री जानते हैं कि वो युवा अध्यक्ष हैं, 45 साल के हैं, बिहार से आते हैं, बहुत सारे लोग सीनियर हैं, बिहार से भी सीनियर हैं। और यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि आज जब उनको कार्यभार सौंपा जा रहा था तो 4 तो पूर्व अध्यक्ष ही बैठे हुए थे। नितिन गडकरी थे, राजनाथ जी थे, अमित शाह जी थे, तो 4 पूर्व, जेपी नड्डा साहब थे, 4 पूर्व अध्यक्ष वहाँ पर बैठे हुए थे। तो प्रधानमंत्री का ये कहने का मतलब है कि उनको पूरी तरह से अध्यक्ष माना जाए, सीरियसली लिया जाए और उनको प्रतिष्ठित करने के लिए इस बात पर उन्होंने जोर दिया। और उन्होंने कहा भी कि नितिन जी हम सबके अध्यक्ष हैं और मैं कार्यकर्ता हूँ और मेरे बॉस हैं। तो उसका मतलब है कि वो उनको प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। लेकिन मैं इसमें राइडर जोड़ना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है कि नितिन नवीन साहब उनके बॉस हैं। बस नितिन नवीन साहब ये बात को
बिल्कुल वर्चुअली या पूरी तरह से ना समझ लें। उनको प्रधानमंत्री जी उनके बॉस हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और जो अमित शाह जी हैं या और जो लोग हैं उनके नेतृत्व में ही उनको चलना है। और इसमें कोई ऐसा समझना कि नितिन नवीन बन गए हैं तो युवा लीडरशिप और वो हंटर लेकर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। सतीश जी ने बहुत अच्छे से कहा, सब जितनी बातें उन्होंने की वो सब उनके लिए पॉजिटिव ही हैं। यदि आप कहें कि वो सबके साथ मिलजुल कर चलेंगे तो अच्छी बात है, संगठन की क्षमता उनमें है तो भी अच्छी बात है, प्रशासनिक क्षमता है तो भी अच्छी बात है। और लड़ना या हंटर लेकर चलना कोई अध्यक्ष के नेतृत्व की कोई बहुत बड़ी क्वालिटी नहीं होती और ये उम्मीद भी नहीं की जा रही। मैं तो आमतौर पर वैसे भी कहता हूं, जो बात आज नए नेतृत्व के साथ भी है कि अमित शाह जी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय अध्यक्ष। आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री की बातों को हूबहू नहीं लेंगे, लेकिन ये एक मैसेज है, जो मैसेज कई लोगों के लिए है। लेकिन ये मैसेज सिर्फ पार्टी के लिए नहीं है, पार्टी के बाहर के लोगों के लिए भी है कि संगठन ऐसे ही चलता है। आशुतोष जी, तो बिल्कुल ऐसे ही चलता है। अगर उनका नेता जो है वो सार्वभौमिक तौर पर चुनाव जिताऊ हो तो हम लोग बड़े अच्छी अच्छी बातें करते हैं नितिन नवीन जी के बारे में, करनी भी चाहिए। 45 साल की उम्र में पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, लेकिन इसके बारे में शिवराज सिंह चौहान से भी पूछ लेना चाहिए। जो है बाकी धर्मेंद्र प्रधान जी भी उनकी भी राय मिलनी चाहिए। तावड़े साहब हैं, वो भी एक ज़माने पार्टी के अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री का पद दिया गया, तो वसुंधरा जी से पूछ लेना चाहिए कि उनकी क्या राय इस पूरे मसले पे। देखिए, इसको कोई मैं बहुत बड़ी घटना भी नहीं मानता हूँ। कल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बेसिक बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक स्थायी अध्यक्ष के रूप में अमित शाह पहले से मौजूद है और पार्टी वही चलाते हैं, संगठन भी वही चलाते हैं। तो जो भी अध्यक्ष होगा उनको दरअसल उनके कहे के अनुसार संगठन को चलाना होगा। ये पहली और आखिरी शर्त है। अगर कोई ये समझे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा वो मेरे बॉस हैं, तो वाकई में वो बॉस की हैसियत हो गई है। मुझे लगता है कि राजनीति को जो लोग समझते हैं वो शायद इस शब्द को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और उनको ये नहीं, अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। एक अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। एक संगठन के नेता के पास अब वो वाला नहीं कि हंटर लेके चलना है। ऑटोक्रेसी तो है नहीं। वो हंटर लेके चल भी नहीं सकते, आप यकीन मान लीजिए। वो हंटर लेके चलेंगे भी नहीं। जिनको जो थोड़ा सा भी मुगालता होगा वो जानते हैं अच्छी तरीके से। उनका चुनाव ही इसलिए हुआ क्योंकि उनको हंटर लेके नहीं चलना है। नितिन नवीन जी की खासियत ये है कि वो यहां से आगे कैसे बढ़ते हैं। क्या वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी के बनाए हुए रास्ते पर समन्वय करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते? उनकी सबसे बड़ी परीक्षा इसी बात को लोगी। उनको इसलिए नहीं चुना गया कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत दिला देंगे और अगर पार्टी हार गई तो उसका ठीकरा उनके सिर फूट जाएगा। ये सारी हरकतें, ये सारी कवायदें इंदिरा गांधी के जमाने में हो चुकी हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। जरा सा भी इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता था ना कि वो हिला के पेड़ पौधों को देखती थी, कहीं जड़ तो नहीं जमी। जैसे जड़ जमने लगती थी उनको उठा के कहीं और रोप दिया जाता था। कोई नई बात नहीं भारतीय राजनीति के अंदर। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आज की तारीख में जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आपको अपने नेता के हिसाब से चलना है, हाँ में हाँ मिलाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हाँ में हाँ मिलाना है, या फिर कहें कि सबके साथ तालमेल बैठा के चलना है। इसको मैं दूसरे शब्दों में इस तरह से कहना चाहूँगा। संगीत रागी जी जुड़ गए, मैं आपके पास आऊँगा संगीत जी। लेकिन एक सवाल जो मैंने पूछा आशुतोष सर से और सतीश के सिंह साहब से, उसका जवाब मैं थोड़ा सा और डीप में जाकर पूछना चाहूँगा सतीश जी आपसे फिर से, कि ये प्रधानमंत्री का भाषण जो है ये सिर्फ भाजपा के लिए ही नहीं, भाजपा के अलावा दूसरी पार्टियों के लिए भी एक मैसेज है क्या कि 45 साल का व्यक्ति भी राष्ट्र का भाजपा का अध्यक्ष बन सकता है और जिसको प्रधानमंत्री ये भी कह सकता है कि हमारे वो बॉस हैं? तो उस बॉस वाली बात को हटा दिया जाए, लेकिन युवा व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपा जाना। और प्रधानमंत्री का भाषण भी आपने सुना होगा सतीश जी, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भी नाम लिया, अप्रत्यक्ष तौर पे कहा भी कि वहाँ तो परिवारवाद ही चल रहा होता है। तो दूसरी पार्टियों को अब सीखने की जरूरत आ गई है, समय आ चुका है। देखिए पहली चीज तो यह कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि बॉस वही है। ये कहने का एक तात्पर्य मतलब तरीका होता है कि उन्हीं के हिसाब से सब कुछ चला है, उन्हीं के हिसाब से इनकी नियुक्ति हुई है।
मैं कहूँगा सिलेक्शन हुआ है। दूसरी पार्टियों के लिए इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई एक मैसेज है। ये आश्चर्यजनक फैसला था। बच्चे इसलिए है क्योंकि उठा के दे रहे हैं, कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा रहे हैं। हम अगर युवा को फलाने का बेटा है, फलाने का पोता है, फलाने की पत्नी है, फलाने का पति है। देखिए युवा को अगर देना था तो 3 साल पहले देते। पहला एक तो 3 साल और जोड़ा जाता कि और युवा है। दूसरी चीज कि भाई आरएसएस के प्रमुख भी 75 के, प्रधानमंत्री जी भी 75 के, बाकी भी कई 70-75 के, तो उसमें युवा को देना तो हर तरफ देना होगा ना। ये कन्वीनियंस की बात है कि कैसा आदमी हम लेके आते हैं। मैं तो 1-2 बात और, आपने मौका दे दिया तो मैं बोल दूं। जिस तरह से नितिन जी ने आज गुणगान किया प्रधानमंत्री जी का, बहुत ज्यादा गुणगान किया, तो स्पष्ट है कि स्टेटस क्वो के लिए ही चुनाव हुआ है। दूसरी तो इसमें क्या मैसेज दूसरे के लिए होगा? कांग्रेस पर हमला जरूर मोदी जी करते हैं, लेकिन उसमें पिछली बार तो जो चुनाव हुआ था 18 साल के बाद, तो ऐसा लगा कि बाकी चुनाव लड़े या ना लड़े, कांग्रेस वाले अंदर में अपने अध्यक्ष के चुनाव में तो ऐसा लग रहा था जैसे जनरल इलेक्शन हो रहा है। यहाँ वो बात नहीं दिखी। तो बात यह है कि उनके भी परिवारवादी कहते हैं, लेकिन उनका आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी में भी 13 गांधी परिवार से बाहर के प्रेसिडेंट हुए हैं। लेकिन जो पारदर्शिता होती है वो, मैं कहूंगा अनुशासन आप कह लीजिए, उसको कमांड सिस्टम कर लीजिए। मैं 2 बात और जोड़ूंगा, आपने मौका दिया है। अभी मेरी नजर एक चीज पे जरूर होगी कि बिहार में नीतीश जी एक यात्रा लेके निकलने पर आज उन्होंने इसका ऐलान किया है ना, और 3 फरवरी को ही बजट पेश करें। बिहार में नितिन जी चूंकि हमारे पटना से आते हैं, वहां क्या होगा ये हमारी एक नजर है। और एक जो डेटा है, मैं आज बड़े दिल से उसको शेयर भी करना चाहता था। मैं आते आते आपके यहाँ पढ़ा कि मैं आश्चर्यचकित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को 24-25 में 61,000 करोड़ रुपए चंदे में आए। 61,000 करोड़। अब उसमें उस पर हम तो विषय से विषय आऊंगा। संगीत रागे जी आपके पास आऊं, लेकिन इशारा कर रहे हैं आशुतोष सर कुछ बोलने के लिए संक्षिप्त में। नहीं देखिए, इन सब चीजों के बारे में कोई बहुत ज्यादा समझना कोई बहुत मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी अकल का काम होगा यहाँ पे। माफ करिएगा मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखिए, नितिन नवीन जी पार्टी के अध्यक्ष बन गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या चुनाव हुआ है क्या उनका? भाई कांग्रेस पार्टी में कुछ भी, कितनी भी गाली दे दीजिए, कम से कम कई ऐसे मौके आए जब वहां बाकायदा वोट पड़ा है, लोगों ने कैंपेनिंग की है, वो कैंपेन 15-20 दिन चला है और उसके बाद वोट पड़े हैं। ये प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं होती है? होनी चाहिए वहां भी। अगर आप वाकई में डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, ओपन होना चाहिए, लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव लड़के हारे जीते। भाई इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा के चुनाव जीता था, उसके पहले लाल बहादुर शास्त्री ने, जो सतीश जी कह रहे थे कि सिलेक्शन है कि इलेक्शन है। हाँ। और संगीत रागे जी आपको अच्छी तरीके से, हाँ जी संगीत रागे जी, इलेक्शन है कि सिलेक्शन है, इसको लेके 2 लोगों ने सवाल उठाए हैं कि जैसे कांग्रेस में चुनाव होता था वैसा चुनाव क्यों नहीं हुआ, और इसको कांग्रेस के लिए कोई मैसेज के तौर पे ना देखा जाए। लक्ष्मण जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सबसे पहले चुनाव जीत करके ही आए थे। उनके कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पता नहीं, आशुतोष जी सब वरिष्ठ ही लोग हैं, सब मेरे मित्र ही हैं, लेकिन सब कोई जानता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक भी व्यक्ति ने, एक भी कांग्रेस कमेटी, वर्किंग कमेटी ने, प्रोविंशियल कमेटी ने नहीं वोट भेजा था। और गांधी जी ने जब उनकी तरफ देखा तो एक प्रकार का संबोधन था कि क्या आप विड्रॉ करने वाले हैं या नहीं कर रहे, विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पंडित नेहरू अध्यक्ष बन गए। देखिए, 2 बातें बहुत हमको साफ जानी चाहिए, मैं इसमें कोई दो राय नहीं, मैं कोई बिना लाग लपेट के कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में भी हाईकमांड है और कांग्रेस में भी है, लेकिन दोनों के बीच में अंतर है। कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाए, गांधी परिवार नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाए, तब भी अध्यक्ष वही करेंगे, चाहे वो खड़गे हो, चाहे खड़गे जी हो या कोई भी हो। सिर्फ वो संबोधन के लिए और सिंबॉलिक तरीके से वो अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन चलेगा किसका? तो राहुल गांधी का चलेगा, चलेगा किसका? तो सोनिया गांधी का चलेगा, चाहे ये परिवार कांग्रेस की राजनीतिक 13वीं क्यों न कर दे।
लेकिन वहां पर वही शीर्षस्थ रहेंगे, हाईकमांड वही है, एक और अकेला एक। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री जी की चलती होगी। और ये लोग तो पत्रकार लोग ज्यादा हैं, हम तो बाहर से वाले आदमी हैं, हमको उतना जानकारी नहीं है अंदर की खबर जितना आशुतोष लोगों को ये सबको खबर होती है। लेकिन जिस ऊंचाई पर आज भारतीय जनता पार्टी है, क्या 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी या देश का कोई भी मानस या कोई भी पत्रकार बुद्धिजीवी इस कल्पना किया था? कभी किसी ने विश्लेषण किया था? 2014 में जब चुनाव हो रहा था तो यही आकलन किया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी जीत कर से अपने बल पर मेजोरिटी नहीं बनाएगी, हो सकता है संवित सरकार बना ले। एक प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी लेकर के आए। वही नहीं, जितना 20 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस 6 राज्यों से शून्य बटा सन्नाटा है, जहां पर उसका एक भी विधायक नहीं है। कांग्रेस आज राष्ट्रीय दल जरूर है, लेकिन उसकी हैसियत क्षेत्रीय पार्टी की हो गई है। इसके बावजूद भी सत्ता के केंद्र में कौन है? क्योंकि वहां पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर यदि आज प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और अमित शाह जी का नेतृत्व को लोग एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस ऊंचाई पर है आज उनकी देन है। करोड़ों लाखों स्वयंसेवक, करोड़ों स्वयंसेवक, सबका योगदान है, लेकिन नेतृत्व तो इन्हीं लोगों ने दिया है जहां पर आज आकर के पार्टी खड़ी है। एक बात है। दूसरी बात, देखिए, नेता वही होता है जो अपने से छोटों को भी बड़ा बना देता है। और प्रधानमंत्री का जो संबोधन था नितिन जी के लिए, मुझे लगता है उसी संदर्भ में देखना। मुझे एक याद आता है, वाकया याद आता है। मैं जब पहली बार प्रोफेसर बना था तो प्रोफेसर दिनेश सिंह वाइस चांसलर थे, उस समय उनके बगल में बैठ गया था। तो लगता था कि कल तक मैं एसोसिएट प्रोफेसर था, आज प्रोफेसर हूं और उनके बगल में बैठता हूं और बगल में दलाई लामा जी बैठे हुए थे। जिस ढंग से बड़े मन से उन्होंने मुझे संबोधित किया तो मुझे लगा कि हम पर कंफर्ट जोन होता है। तो हर आदमी को नेता का मतलब ही यही होता है और इसी को संस्कार भी कहते हैं। अब ये संस्कार भूमि कांग्रेस पार्टी कहां से लाएगी? जब राहुल गांधी कहते हैं हाउ आर यू दिग्विजय, हाउ आर यू जनार्दन, हाउ आर यू खड़गे, जब ये संबोधन हो, हम अपने गांव में हमसे अब से जो कोई भी बड़ा होता था, एक ताड़ी पीने वाला एक व्यक्ति था जिसके बारे में हमने कहा कि मन करता है कि इसको चाटा मारे। मां ने कहा तुम्हारा बड़ा भाई है, चाहे वो जैसा भी हो, तुम ऐसी भाषा कैसे यूज कर सकते हो, तुम्हारे मुंह में हम मिर्ची लगाएंगे। तो ये एक संस्कार होता है, भाषायिक संस्कार हम जिसे कहते हैं। ये संस्कार कांग्रेस पार्टी कहां से लाएगी? नहीं ला सकती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जब कहते हैं 45 साल के एक व्यक्ति, पंडित दीनदयाल जी कितने वर्ष के थे जब अटल जी थे, जब भारतीय जनता पार्टी के पहला अध्यक्ष बने, मैं जनसंघ की बात नहीं कर रहा हूं, तब वो कितने वर्ष के थे? आज भी मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, हमारे यहां नचिकेताओं को चुनने की परंपरा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम पश्चिम का जूठन उठा करके अपने घर में भी आरोपित करें और कहें कि नहीं वही तरीका है। बिल्कुल ही नहीं। हमारे यहां भी शिष्यों का चुनाव होता था, कौन हमारा उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ उत्तराधिकारी हमारा कौन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नितिन नवीन जी जो है वो सबसे श्रेष्ठ होंगे या यही सबसे होंगे, लेकिन ये कैसे मैं इसको इस तरीके से देखना चाहूंगा संगीत रागी जी, क्योंकि आप राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर भी हैं। 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं अपनी बात। हाँ, मैं कह रहा हूं कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं मेरे मित्र लोग, उनको कैसे पता है कि शिवराज जी से बात नहीं की गई होगी, बाकी लोगों से बात नहीं की गई होगी। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, सारे होंगे, लेकिन होगा तो एक ही कोई होता ना, पर कोई जरूरी तो है नहीं। मैं वही कहना चाह रहा था संगीत रागी जी कि भाजपा में बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में इच्छा होगी कि हम भी पार्टी के अध्यक्ष बने। बहुत सारे लोग होंगे जो पार्टी के अध्यक्ष पद के दावेदार भी होंगे, उसके लायक भी होंगे, लेकिन बनना तो एक व्यक्ति को है ना। और दूसरी चीज, हाईकमान होना नहीं होना, आप चूंकि राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर हैं, आपको मैं भी राजनीतिक शास्त्र पढ़ा हूं थोड़ा बहुत, ग्रेजुएशन में तो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट होता था, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी होता था, उसमें कि हर संगठन का एक मुखिया तो होगा। अगर मुखिया नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र और भीड़ तंत्र में अंतर कैसे आप कर पाएंगे? आशुतोष जी, अगर कोई हाईकमान है तो इसमें दिक्कत क्या है? लक्ष्मण जी, मैं वो अपना पब्लिक हमें कोई दिक्कत
एक मिनट कुछ कहना चाह रहे हैं, संगीत रागे जी कुछ कह रहे हैं। हाँ संगीत रागे जी कह रहे हैं, देखिए जो जहां भी यदि आप जिसे आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं, वो मेरी एक पुस्तक भी है, उस पर मैं आशुतोष को भेज दूंगा वो पुस्तक भी पढ़ने के लिए। वो ऑर्गेनाइजेशनल थिंकर्स पर ही है। लेकिन आप बात सही कह रहे हैं, और सतीश तो मेरे बैचमेट हैं तो अच्छी तरीके से जानते हैं इस बात को। देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर एक है कि नहीं, हाईकमांड है या नहीं। यदि वो नहीं रहेगा तो वो बिखर जाएगा। आपका भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिखर जाएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिखर जाएगा। इसलिए जिसे हम कहते हैं ना आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की वाकई काम करती है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। एक है जहां पर सत्ता का केंद्रीयकरण होता है, लेकिन ये कह देना कि उसके आधार पर बाद में संगठन में बातचीत नहीं होती है, या भारतीय जनता पार्टी में जिसे हम कहते हैं कि भाई सबकी बात राय मान करके निर्णय तो एक ही जगह होगा ना, वो एक ही कोई करेगा ना। लेकिन सबसे बातचीत इसमें गलत क्या है आशुतोष जी? देखिए मुझे नहीं मालूम था कि कांग्रेस पार्टी में एक नेता थे जिनका नाम था देवकांत बरुआ। भारतीय जनता पार्टी में तो हर जगह मैं अब देवकांत बरुआ को ही देखता हूं। हर चीज को सिर्फ जस्टिफाई करना है, हर चीज को सही साबित करना है तो करिए, उसमें कोई यही चीज तो इंदिरा गांधी के कांग्रेस पार्टी में हुआ था ना। एग्जैक्टली यही हुआ। जब आप पार्टी के अंदर तेज तर्रार और जो मेरिट वाले लोग हैं, जब आप उनको दरकिनार करते हो, किसी भी संगठन में जब आप दरकिनार करते हैं तो फिर क्या हर्ष होता उस संगठन के। कांग्रेस को देख के लोगों को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की आज की दिक्कत यह है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी थे तो वहां कम से कम केंद्र के स्तर पर 5-7 ऐसे प्रखर नेता थे जिनमें से कोई भी पार्टी की कमान संभाल सकता था, जिनके बारे में कोई सवाल खड़ा नहीं होता था। हर राज्य के अंदर कम से कम 2 ऐसे प्रखर नेता थे जिनके बल पे पार्टी वहां खड़ी हो सकती थी। आज मैं कम से कम यह कह सकता हूं कि हर राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे अननोन फेसेस हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। अब अगर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर भजन लाल शर्मा के नाम पे चुनाव जीतना चाहे तो जीत सकती है, भूपेंद्र पटेल के नाम पे जीतना चाहे तो जीत सकती है, उड़ीसा के अंदर जो है मनोज माझी के नाम पे जीतना चाहे तो जीत सकती है। और इसको जस्टिफाई किया जाएगा। जस्टिफाई ये इसलिए किया जाएगा, अरे भाई देखिए कार्यकर्ता वहां तक पहुंच गया, बहुत अच्छी बात है, कार्यकर्ता वहां तक पहुंच गया। लेकिन ये क्यों किया जा रहा? ये इसलिए किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इंदिरा गांधी के रास्ते पर लाके कांग्रेस बना दिया जाए। ये बात मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं। अटल आडवाणी संगीत रागी जवाब देना चाहते हैं। तीखे आलोचक थे, सुन लीजिए एक मिनट। अटल आडवाणी कम से कम मैं तो बड़ा तीखा आलोचक था, लेकिन इस बात को लेकर मैं उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने कम से कम आधे दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं को बढ़ाया और राज्यों के अंदर छत्रपों को स्थापित किया। देवराज अरस को जब इंदिरा गांधी ने कर्नाटक से हटाया, वीरेंद्र पाटिल को राजीव गांधी ने जब वीरेंद्र पाटिल को हटाया, उसी समय कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नींव वहां पड़ गई थी। तो ये कहना बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से कहिए। हकीकत क्या है, आज की भारतीय जनता पार्टी को, मैं माफ करेंगे नितिन नवीन जी अगर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, मेरी आपसे कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, लेकिन पार्टी को एक रबर स्टैंप ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। पता नहीं ये किस आधार पे कह रहे हैं, इस पे मैं विजय जी से पूछूंगा, लेकिन संगीत रागे जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। 2-3 बातें मैं जोड़ देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कर्नाटक के मुद्दे पर खड़गे जी का स्टेटमेंट। उन्होंने कहा हाई कमांड तय करेगा। अब मुझे नहीं पता है कि खड़गे जी के बाद भी कोई ऊपर हाई कमांड होता है या क्या, ये जानकारी होनी चाहिए। और मजेदार बात है कि देश का बौद्धिक वर्ग उस गांधी परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता है। भाई दिक्कत तो तब आती है कि लोग कहता है कि भारतीय जनता पार्टी में देवकांत अरस हो गए हैं, मजेदार बात, देवकांत बरुआ हो गए हैं। आसाम से वो भी कहते थे कि अली और कुली के सहारे हम सत्ता में आए हैं। एक और बात जिक्र अभी किया गया, भाई वो किस परंपरा से हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में चुनाव होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज 100 साल अपनी यात्रा पूरी कर चुकी है, टूटा नहीं है आशुतोष जी। वहां पर एक दूसरे के लिए समर्पण के भाव से एक टीम के रूप में पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतने काम का है। और भारतीय कांग्रेस पार्टी आशुतोष जी सुन लीजिए कितनी बार टूटी है आशुतोष।
कांग्रेस आई, कांग्रेस ओ पता नहीं कितनी टूटी है, सीपीएम कितनी बार टूटी है, सीपीआई एमएल कितनी बार टूटी है, सीपीएम नहीं सीपीआई एमएल कितनी बार टूटी है, और व्यक्तिगत कारणों से भारतीय जनता पार्टी में इतने दिनों पर टूट नहीं हुई है। और चुनाव की प्रक्रिया यही रही है। और मैंने आपको फिर कहा था, नचिकेताओं को हमारे यहाँ चुनने की परंपरा है। कोई जरूरी नहीं है कि विदेशी जूठन ला करके यहाँ ठीक और आप अपनी बात खत्म कर चुके। विजय त्रिवेदी जी और सतीश के सिंह साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी हमें डिबेट में लाना है। एक दो लाइन में आशुतोष जी कुछ आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं जाऊंगा विजय जी के पास, फिर सतीश जी के पास। मैं इतना ही कह देता हूं, नहीं टूटे हैं इसलिए नहीं टूटेगी, ये कोई अच्छा तर्क नहीं है। नहीं टूटे हैं इसलिए नहीं टूटेगी, अच्छा तक नहीं। विजय त्रिवेदी जी, और एक चीज और आपसे पूछ लूं मैं, ये जो कहा जा रहा है कि बड़े नेता नहीं बनाए जाते हैं, नहीं पनपने दिया जाता है, जो आशुतोष जी अभी कुछ देर पहले लॉजिक दे रहे थे, मेरा ये कहना है कि एक साधारण से कार्यकर्ता, आऊंगा आपके पास आऊंगा, शो अभी काफी शो है, आधा समय बचा हुआ है। एक बार विजय जी को मैं जोड़ लेता हूँ, सवाल चूंकि आधा पूछ चुका हूँ। जब साधारण कार्यकर्ता को हम अध्यक्ष बनाएंगे, वो अपने तौर तरीके से, अपने विजन से खुद बड़े नेता बन जाएंगे। हम बड़े नेता बनाने वाले कौन होते हैं? विजय त्रिवेदी जी, ये तर्क भी ठीक होता है लक्ष्मण जी कि कोई भी कार्यकर्ता, बिल्कुल आपका ये तर्क ठीक है कि कोई भी कार्यकर्ता, और अभी नितिन नवीन पर क्या सवाल करना, उनकी योग्यता पर, उनकी काबिलियत पर, कोई जरूरी नहीं ना, अच्छा भी काम कर सकते हैं। मतलब आज पहले दिन उनकी काबिलियत पर सवाल करना मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन ये सवाल भी ठीक है कि क्यों नितिन नवीन को चुना गया। इसके साथ ये सवाल भी हो सकता है कि आप किसी को भी चुनते, शिवराज जी को चुनते, खट्टर साहब को चुनते, धर्मेंद्र प्रधान को चुनते, किसी को भी चुनते, तब भी हम ये सवाल तो कर ही सकते। हाँ, तब भी सवाल यही उठता। और ये सवाल कि ये कहना कि भाई पार्टी में सबसे बात नहीं होगी, जरूर बात की होगी, ऐसा तो है नहीं। और हाईकमान का मतलब, यदि आप ये सवाल कर रहे हो कि खरगे साहब हाईकमान की बात कर रहे हैं, तो क्या नितिन नवीन खुद फैसला लेंगे? हाईकमान एक कलेक्टिव लीडरशिप है। हाईकमान इज ए पॉजिटिव थिंग। वाजपेयी जी की सरकार में तो, वाजपेयी जी के रहते हुए तो कलेक्टिव लीडरशिप का ही शब्द चलता था। अब तो भारतीय जनता पार्टी में कलेक्टिव लीडरशिप का शब्द ही नहीं चलता। ये बात ठीक है कि नहीं है? और यदि भारतीय जनता पार्टी के अभी अध्यक्ष हैं नितिन नवीन साहब, क्या कल वो कोई फैसला करेंगे? क्या नड्डा साहब जब 6 साल तक अध्यक्ष रहे थे, तो क्या वो अकेले फैसला करते थे? वो भी हाईकमान है ना। हाईकमान का मतलब पार्लियामेंट्री बोर्ड है, अध्यक्ष है, ये सब है। तो ये कोई नेगेटिव वो नहीं है हाईकमान का कहना। आप इसको क्या कहेंगे? यदि कोई अध्यक्ष जी कोई फैसला कर देंगे, तो आप उसे तानाशाही कहेंगे या क्या कहेंगे? तो तानाशाही भी होती है अकेले। जब एक बड़ा संगठन है तो उसमें हाईकमान का मतलब कोई नेगेटिव नहीं है। और नितिन नवीन साहब क्या ऐसा फैसला करेंगे? लेकिन आप यूं देखिए कि नड्डा साहब 6 साल अध्यक्ष रहे हैं, 6 साल अध्यक्ष रहे हैं, और उनको पास जो टीम थी, वो टीम भी जो अमित शाह की टीम थी, मोटे तौर पे वही चलती रही। 9-10 साल यदि कोई टीम है, उसमें से 10 नाम भी मुझे आप ठीक से बता दें, 5 नाम भी ठीक से बता दें कि कौन लोग थे, तो पता पड़ेगा कि ताकत कितनी रही। क्योंकि आप एक 2 काम होते हैं। लीडरशिप का मतलब होता है कि वो फैसला करके आगे बढ़े, और एक सेकंड रंग की लीडरशिप होती है जो नेतृत्व ने कहा है उस काम को एग्जीक्यूट करे। वो टीम एग्जीक्यूट करने में तो बेहतर है। क्या नड्डा साहब के रहते हुए, अभी मुझे जानकारी मिली कि नड्डा साहब की तरफ से कहा गया कि भाई उनके कार्यकाल में 60% चुनाव का जो स्ट्राइक रेट रहा वो रहा, और लोकसभा चुनाव भी जीता। लेकिन क्या लक्ष्मण जी, क्या संगीत रागी जी, क्या आशुतोष जी, क्या विजय त्रिवेदी, क्या सतीश के सिंह कहेंगे कि ये सारे चुनावों की जीत का सेहरा आप नड्डा साहब के सिर पर बांध सकते हैं? अगर बांध रहे होते तो हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद कोई सवाल करता? किसी ने सवाल किया नड्डा जी पर? नहीं, क्योंकि हार और जीत में वो है ही नहीं। उनको एग्जीक्यूशन करना, खाली एग्जीक्यूशन करना। नितिन नवीन को भी एग्जीक्यूशन ही करना है, तो वो अलग है। और इसका मैं आशुतोष की इस बात से सहमत हूं कि टूटे नहीं है इसका मतलब नहीं टूटेंगे, ऐसा भी नहीं है। और टूटे हैं ना, शंकर सिंह वाघेला टूट गए थे ना, उमा भारती टूट गई थी ना, कल्याण सिंह टूट गए थे ना, ऐसा नहीं है। बहुत सारे उदाहरण और भी आ सकते हैं। भैरव सिंह शेखावत भी टूट गए थे, यदि याद हो आपको, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। तो जो मजबूत लोग थे, लेकिन शंकर सिंह वाघेला मजबूत नेता, वो टूट सकते हैं। उमा भारती मजबूत नेता, वो टूट सकती हैं। कल्याण सिंह मजबूत नेता है, वो टूट सकते हैं।
और जब ये बात होती है कि पार्टी में सबसे बात हुई है, तो क्या कोई ये गारंटी दे सकता है, लक्ष्मण जी मुझे ये गारंटी दे सकते हैं कि उन लोगों ने कि सबकी सहमति थी? और अगर वो सहमति थी तो वो लोकतांत्रिक सहमति नहीं है, क्योंकि 5 लोग एक ही बात पर एक राय रखें, ये जरूरी नहीं है, ये कोई खराब बात भी नहीं है, लेकिन क्या वो राय रखने की हिम्मत रखते हैं आज? ये भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र के लिए सवाल है, और ये इंदिरा गांधी की जो समय है उसके साथ बिल्कुल जुड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अलग अलग राय नहीं हो सकती, लेकिन क्या, और ये भी ठीक है कि अलग राय नहीं रखी गई होगी, लेकिन क्यों अलग राय नहीं रखी गई? क्या ये हिम्मत होती है? क्या अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी में अलग राय रखने की व्यवस्था नहीं थी? कि उमा भारती, मैं उस बैठक में मौजूद था जब पार्टी के अंदर 11 अशोक रोड में कार्यक्रम चल रहा था, अडवाणी जी वहां पर बैठे हुए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, और उमा भारती जी अडवाणी जी के खिलाफ और दूसरे नेताओं के खिलाफ उनको चैलेंज करते हुए बोला था। उस समय उनको नहीं निकाला गया था, वो बाद में निकाला गया है। तो वो व्यवस्था आज हो सकती है। भजनलाल शर्मा को जब मुख्यमंत्री बनाया गया, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो बहुत सारे लोग इस पे मैं आऊंगा, इसमें आऊंगा चल के सत्य जी कुछ बोलना चाहते हैं, सत्य जी की राय लेते हैं, फिर इस पे भी आऊंगा कि जो तौर तरीके असहमति को, हाँ बोल, अपनी बात पूरी कर लीजिए विजय जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। सॉरी, नहीं, मैं केवल इतना सा कह रहा हूं कि असहमति होना भी बुरी बात नहीं है, सहमति होना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर असहमति को रखने की जगह नहीं है, हिम्मत नहीं है, स्पेस नहीं है, वो अलोकतांत्रिक है, और वो व्यवस्था इंदिरा गांधी से आज की भारतीय जनता पार्टी को जोड़ती है। चलिए इसमें आऊं आगे चलकर। सत्य जी कुछ आप जोड़ना चाहते हैं? देखिए, आज जो यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें बात सिर्फ एक ही जगह आके अटक गई है कि नितिन नवीन जी के कद और स्टेचर की चर्चा हो रही है कि भाई क्या वो इस थे कि जो स्टेट प्रेसिडेंट भी नहीं बना आदमी, वो देश का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बन गया भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो यही हो रहा है ना कि कद स्टेचर शायद नहीं है। तो अगर ऐसा था तो ये 3 साल से रुका हुआ क्यों था? 3 साल क्या ये टैलेंट हंट कर रहे थे क्या ये लोग बीजेपी वाले? नंबर 1। नंबर 2, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कह सकते हैं कि नितिन नवीन के रूप में एक जनरल मैनेजर मिला है, सीईओ तक नहीं मिला है। ये आप हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। एक होता ना बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा के नाम पर एक कद्दावर नेतृत्व जो है, राजनाथ सिंह को देखने ही से लगता है कि अध्यक्ष है, मतलब एक बात बोल रहा हूं, तो वो चीज ह्रास हुआ है, इसकी चर्चा हो रही है भाई। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ये कहती है, भगवान करे वो बढ़िया काम करे, इतना पैसा 61,000 करोड़ मैंने आपको डेटा भी दिया, बहुत तरह की चीजें करे, हमारा उससे लेना देना क्या है? जब प्रोफेसर संगीत रागी ये कहते हैं कि बीजेपी में भी हाई कमांड है, तो फिर प्रधानमंत्री जी किस मुंह से हमला करते हैं कांग्रेस पार्टी पे? ये हम कहना चाह रहे हैं। तो वहां पर संगीत रागी रुक जा रहे हैं, वो कांग्रेस में नुस्ख निकाल रहे हैं। लेकिन जब आप नुस्ख निकालते हैं तो आपको अपने तरफ वाला भी चीज देखना चाहिए। ये आपने वो मुद्दा उठाया, उस पर मैं संगीत रागी जी कुछ, संगीत रागी जी, हाँ सॉरी। लक्ष्मण जी एक बात बताइए, राजीव गांधी की कौन सी अर्हता थी जिसे एकाएक बुला करके एक पायलट को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री बना दिया गया? कोई अर्हता, कोई योग्यता थी क्या? और मणिशंकर अय्यर ने तो कहा भी, मणिशंकर अय्यर ने तो इंटरव्यू में भी कहा कि जो आदमी कैम्ब्रिज में इतनी बार फेल किया गया हो, वो एकाएक उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया। राहुल गांधी में ऐसी कौन योग्यता थी जिसको एकाएक ला करके संसद के पटल पर ला करके खड़ा कर दिया गया? प्रियंका गांधी वाड्रा में कौन सी ऐसी योग्यता है? मजेदार बात है कि चाहे वो सतीश के सिन्हा, चाहे वो आशुतोष मेरे मित्र, ये दोनों मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, इसलिए तल्ख टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सब उनके साथ खड़े होते हैं। मैं नहीं कहता हूं आप खड़े होइए, बहुत अच्छी बात है, खड़े होइए, कोलंबिया चले जाइए आप भी, चाहे वॉशिंगटन घूम करके आ जाइए, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। दूसरी बात, विजय जी की बात से मैं थोड़ा सा असहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी से 1-2 नेता निकले, वो पार्टी खड़ी करके नहीं निकले, वो पार्टी बना करके जिंदा नहीं रह पाए। वो 2-4 आदमी भी भारतीय जनता पार्टी से तोड़ करके ले जा आने की हैसियत उनकी नहीं रखे। मैं आपको बता दूं विजय जी, जब कल्याण सिंह बाहर निकले थे ना, तो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 10 आदमी उनको रिसीव करने के लिए नहीं भारतीय जनता पार्टी का मिला था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में 1-2 जो नेता छिटक करके गए हैं,
और जब आप क्यों हम भूल जाते हैं, जब सुंदरलाल पटवा हुआ करते थे तो एक छत्र उनका राज हुआ करता था। जब वीरेंद्र सिंह सकलेचा थे तब भी उनका एक छत्र राज हुआ करता था। जब भैरव सिंह शेखावत थे तो एक छत्र हुआ करता था। आज के दिन में कह सकते हैं, आपने कहा कि से कैसे, अरे पुष्कर सिंह धामी को ला करके भारतीय जनता पार्टी ने ही एक नया नेतृत्व दिया ना। देवेंद्र फडणवीस आज यदि नेतृत्व है तो वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की कमाल आप नहीं देखेंगे क्या? यदि योगी आदित्यनाथ आज जहां खड़ा, क्या पैन इंडियन उनका लक्ष्मण जी आदित्यनाथ का चेहरा था क्या? इसी भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप ने एक नया लीडरशिप उत्तर प्रदेश में ला करके खड़ा किया या नहीं खड़ा किया? बाकी अन्य राज्यों में विजय त्रिवेदी जी कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? पार्टी ने कितना प्रयोग किया है, बाकी अन्य पार्टियों ने आशुतोष जी इशारा का, ठीक है लक्ष्मण जी बोलिए। देखिए लक्ष्मण जी, संगीत रागी साहब अब सुन लेते हैं, संगीत रागी साहब सुन लेते हैं, संगीत रागी सुन लेते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे मित्र संगीत रागी जी ने यह मान लिया कि जैसे कांग्रेस पार्टी में अयोग्य लोगों को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, वैसे भारतीय जनता पार्टी में भी बना दिया, तो इसमें गलत क्या है? मैं आपकी राय से पूरी तरीके से सहमत हूं मित्र। ना आप मुझे बोलने दीजिए, आपने यही कहा ना कि राजीव गांधी में कौन सी खूबसूरती थी, आपने यही कहा ना, तो हमने भी नितिन नवीन को बना दिया। कौन सी? मैं आपसे एक अर्ज कर रहा हूं कि ये जरा संगीत रागी, अरे एक मिनट रुक जाइए भाई, आप बोल रहे थे, मैंने आपको नहीं टोका। संगीत रागी जी का दर्द तब मैं समझूंगा जब इनके डिपार्टमेंट के किसी रीडर को दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बना दिया जाए और इनको उनके सामने जाके रिपोर्ट करना पड़े, तब मैं समझूंगा, तब मैं इनको समझूंगा और खुल के गले लगा के उस व्यक्ति को गले लगा लेंगे, तब मैं समझूंगा इनको। ये जो रीडर को अचानक आपने वाइस चांसलर बना दिया है, तो शिवराज सिंह चौहान से पूछ लीजिए, पार्टी टूटी तो कर्नाटक के अंदर भी येदियुरप्पा ने जब पार्टी तोड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई थी। कल्याण सिंह ने जब पार्टी तोड़ी थी, 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के जंगल के बियाबान में टहल रही थी। वो ऐसा मत कहिए। आपको देखिए दिन दूर नहीं है, मैं मानूंगा, इनसे सवाल बीजेपी का जिला प्रेसिडेंट नेशनल प्रेसिडेंट अगर कल इनके डिपार्टमेंट के किसी रीडर को वाइस चांसलर बना दिया जाए और संगीत रागी से कहा जाए आप उनको रिपोर्ट करिए, इनको कैसा महसूस होगा? हो गया नितिन जी। नहीं वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी हो सकती है आशुतोष जी, लेकिन बनाया जाना कोई गलत नहीं है, ये मेरा कहना। ह्यूमन साइकोलॉजी होगी हमारे बीच के कोई किसी को बना दीजिए। अरे भाई आपका शासन है, आप किसी को बना दीजिए। योग्यता अगर नितिन नवीन जी इतने ही योग्य व्यक्ति थे तो भैया बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बना देते उनको। आप इतने ही योग्य थे उनको, आप केंद्र के अंदर ये बना देते, ये क्यों बना दिए, वो बना देते, ये तो आप तो खैर खुद पॉलिटिकल रिपोर्टिंग किए लंबे समय तक आशुतोष जी, तो वो लॉजिक तो नहीं चलेगा। अब मुझे याद आ गया आपके कहने से, मोदी जी भी प्रेसिडेंट बने भाई बीजेपी के। लक्ष्मण जी एक बात समझिए, कांग्रेस पार्टी ऐसा करता मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद विजय त्रिवेदी जी ने जो बात कही थी उस पर मैं थोड़ा चर्चा आप लोग से करना चाहूंगा कि जिन नक्शे कदम पे पिछले भाजपा के अध्यक्षों ने चला, क्या उन्हीं नक्शे कदम पे चलेंगे या फिर ये कुछ नया कर पाएंगे? चूंकि चुनौतियां नहीं है, इस पे चर्चा करेंगे आप लोगों से। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नवीन के ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या चुनौतियां, इससे निपटने का क्या उनकी रणनीति होनी चाहिए। ब्रेक पे जाने से पहले विजय त्रिवेदी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि देखना ये होगा कि पिछले के अध्यक्ष जो तरीके अपनाए, जो फॉर्मूला अपनाया, तौर तरीका था, क्या उसी को आगे जारी रखेंगे नितिन नवीन साहब, या फिर अपने तरीके से कुछ नए तरीके अपनाएंगे संगठन को आगे चलाने में? ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है सतीश जी? अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि वो क्या क्या करते हैं, या फिर कर पाते हैं, या उनसे करवाया जाता है। देखिए मैं जानता हूं कि वो संगठन में बहुत अच्छा काम करते हैं, प्रशासन में बहुत अच्छा काम करते हैं। छत्तीसगढ़ उनका उदाहरण था। और भी है, और भी रामनवमी वाला भी बताया ना। अब रोड में बिहार में काम भी बहुत अच्छा किया, और बड़े मृदु स्वभाव के। आप उनके घर में मतलब रात कभी चले जाइए 12-1 बजे, एकदम घुस जाइए उनके घर में। तो वो सारी तो उनमें क्षमताएं हैं, लेकिन ऐसे क्षमतावान तो भाजपा में बहुत सारे होंगे ना। आज सवाल सिर्फ यही है, सच्चाई। देखिए कोई सच्चाई नहीं बोल, सब लोग सच्चाई बोलने से कतर रहे। मैं बताता हूं, खास तौर से रागी जी,
अरे भाई, कन्वीनियंट आदमी चाहिए, एक यसमैन जैसा आदमी चाहिए जो ज्यादा हल्ला गुल्ला ना करे, नहीं तो रुका क्यों रहता है इतना 3 दिन से, 3 साल से? तो क्या 3 साल पर नितिन नवीन जी नहीं थे पार्टी में? इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि 3 साल तक नहीं तो 3 साल तक क्या नितिन नवीन जी का टेस्ट हो रहा था कि यस मैन हुआ कि नहीं होंगे? नहीं, उनको नहीं, बीजेपी वालों को भी पता नहीं था कि नितिन नवीन को 3 साल से वो खोज में, टैलेंट हंट में नहीं पता नहीं। ये तो रुका हुआ। मुझे एक संघ के जुड़े हुए व्यक्ति ने बताया था कि बिहार में जो रिजल्ट आएगा उससे पहले मत उम्मीद करिए कि कोई भाजपा का नया वो एक अलग लॉजिक हो सकता है। बस वही है ना, कन्वीनियंट आदमी चाहिए भाई। एक आदमी को चुनने में कन्वीनियंट हो, 3 साल लगा दिया जाए सिर्फ इसलिए कि यस मैन नहीं मिल रहा था। नहीं, वो टकराव था ना बीच में। सुनिए ना बात में, सुनिए, टकराव था जो हर पार्टी में जो हाईकमांड होती है, जो सत्तासीन लोग होते हैं पार्टी के भीतर, वो लोग चाहेंगे ना भाई लक्ष्मण जी कि आपके जैसा एकदम विरोधी स्वभाव का आदमी ना हो। विजय त्रिवेदी जी, विजय त्रिवेदी जी, मैं आपसे थोड़ा समझूं कि हालात बहुत तेजी से बदले हैं पिछले 10 साल में। भाजपा ने कोई शक नहीं कि इसके विस्तार की रफ्तार बनी रही, अलग अलग जगहों पे अच्छी जीत हासिल, कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए, लेकिन चुनौतियां नई हैं। अब इन नए चुनौतियों को पुराने फॉर्मूले से ठीक कर पाना शायद अब उतना आसान नहीं होगा। तो कितना फ्री हैंड रहेगा और क्या कुछ नया तरीके अपना पाएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए लक्ष्मण जी, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा है, लेकिन एक चीज़ मैं फिर से बता दूं, जितनी चर्चा हुई है मैं ये कह रहा हूं कि असहमतियां होना, सहमति होना सब अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था यह है कि असहमतियों के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म हो। वो प्लेटफॉर्म अब बीजेपी में नहीं है, इस बात को मान लीजिए। असहमतियां होने के बाद भी सामूहिक निर्णय में क्योंकि 10 लोग बैठे होंगे तो 8, मान लो 4 लोग असहमत होंगे तो 6 लोगों की बात को माना जाएगा ना, तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। यहां अब असहमतियों को रखने की व्यवस्था नहीं है। और क्या ऐसा नहीं है, क्या ऐसा माना जाए कि असहमति अब है ही नहीं पार्टी में किसी भी विषय पे? नितिन नवीन को लेकर शिवराज जी भी होते या कोई और भी होता तो भी असहमतियां होती। असहमतियों को रखने की, प्रकट करने की, जाहिर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये लोकतंत्र का पहला नियम है, समझे। दूसरी बात, जो आप चयन और चुनाव ही लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चयन लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। इसलिए आपके जो जितने लोकतांत्रिक पद हैं वो सब चुनाव के हैं। प्रधानमंत्री भी बनते हैं तो वो सांसदीय दल के नेता के तौर पे चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री भी होते हैं तो विधायक दल के नेता पे चुने जाते हैं। लेकिन अब आपने चुनावों को चयन में बदल दिया है, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं ना। अफसर बनाते हैं आप, चुनाव तो, चयन तो आप अफसरों का करते हैं, नेताओं का नहीं करते हैं। ये बारीक चीज मैं बोल रहा हूं आपको कि चुनाव जो है वो नेताओं के लिए होता है, चयन अफसरों के लिए होता है। अफसर कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जो कहते हैं यस बॉस। तो यस बॉस जब करना हो तो चयन कीजिए, बॉस बनाना हो तो चुनाव कीजिए, समझे। और ये सारी व्यवस्था चल रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नई चुनौतियां हैं, लेकिन जैसे संगीत जी भी कह रहे हैं, रागी साहब कह रहे हैं, वो बात ठीक है कि प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर नेता इसलिए हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा पार्टी को आगे बढ़ाकर लेकर आए हैं, वोट जिता कर लाए हैं, सरकार बनाते रहे हैं, राज्यों में सरकार बनाते रहे हैं। तो उनकी बात मानने में सवाल ही नहीं है कि उनकी बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन जो लोग नहीं उससे सहमत हैं, क्या उनको राय रखने की जरूरत होती है। मैं थोड़ा सा बीच में रोकूंगा आपसे। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जो चाहेंगे वही होगा, ठीक है, मान लिया आपकी बात को मान लिया। अगर नितिन नवीन जाते हैं, कहते हैं प्रधानमंत्री को, देखिए मैंने ये सारा होमवर्क किया है, मेरे हिसाब से अगर ये काम किया जाए तो चीज़ें और बेहतर होंगी, तो क्या प्रधानमंत्री ये कहेंगे नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही करिए, आप अपना दिमाग मत लगाइए? ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, आगे पार्टी को आगे नहीं चलना। मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कहेंगे। बल्कि प्रधानमंत्री तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नितिन नवीन, आज मैं कह रहा हूं कि आज नितिन नवीन की काबिलियत पर प्रोग्राम ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं शुभकामनाएं भी देता हूं और हर एक आदमी से उम्मीद करता हूं क्यों नितिन नवीन नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी जब दिल्ली आए थे तब भी सब हमारे मित्रों ने सवाल खड़े किए थे। मैं तो काबिलियत पे सवाल ही नहीं उठा रहा हूं, मैं तो सवाल ये कर रहा हूं कि उनको क्या कुछ नया करना चाहिए। सवाल मेरा ये है, संगीत रागी जी, उनको नया, एक मिनट कुछ बोलना। विजय जी बात अपनी पूरी कर लेते, फिर संगीत जी आपके पास आते। विजय जी, हाँ सॉरी। नहीं ठीक है, ठीक है, संगीत जी को बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं विजय जी आप बोल लें, उसके बाद मैं बात करूंगा। आप बोल लें। मेरा सवाल दोनों लोगों के साथ यही रहेगा कि उनको क्या न्याय करना चाहिए। विजय जी आप पहले बोले, फिर संगीत रागे जी के पास जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि यदि नितिन नवीन जी को नया करना है तो केवल इतना करें कि अगर उनको कुछ ठीक लगता है
तो वो ज़रूर बता दे पार्टी हाईकमान को कि वो ये करना चाहते हैं। आपने जो बात कही है, मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री उस पर शायद ना मना करें, लेकिन ये हिम्मत नितिन नवीन जी को रखनी चाहिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ, जो काम अभी पिछले बहुत साल से नहीं हुआ है। मेरा अपना मानना है कि कई बार ऐसी राय रखने का तरीका होता है कि भले ही सामने वाला ना माने, अस्वीकार कर दे, लेकिन अपनी राय ऐसे तरीके से रख लीजिए ताकि सामने वाले के स्वाभिमान को भी ठेस ना पहुंचे। वो तरीके व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। संगीत रागी जी। देखिए, अब मैं विजय जी की बात से मैं थोड़ा सा असहमत होते हुए, अब मैं सोर्सेज तो रिवील नहीं कर सकता, लेकिन जितना मेरी अंदर की जानकारी है उसमें मैं कह सकता हूं कि जब नड्डा जी भी अध्यक्ष थे तो बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने तय की जिसे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, बाकी अन्य नेताओं ने उसे स्वीकार किया। तो ये कहना कि नड्डा जी की चली नहीं, या वो कहते नहीं थे, वो बात नहीं करते थे, वो असहमति नहीं जताते थे, या अपनी बात नहीं कह पाते थे, अपनी बात नहीं मनवा पाते थे, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा उनके साथ अनुचित होगा और ज्यादा गलत होगा। और दूसरी बात सवाल का जी कि नितिन नवीन जी को क्या न्याय करना चाहिए? समय कम, इसलिए संक्षिप्त में एक दो लाइन बस। उनको यसमैन बता करके मुझे लगता है कि उनके व्यक्तित्व को बहुत कम करने की शुरू से कोशिश की जा रही है, जिसकी तरफ विजय जी ने इशारा किया। तीसरी बात, कोई भी आदमी, मैं बार बार लक्ष्मण जी कहता हूं, जब भी कोई आता है, नया व्यक्ति आता है, तो नदी को यदि क्रॉस करना है तो हमेशा आप 90 डिग्री पर नहीं क्रॉस करते हैं, थोड़ा धारे के साथ बहना पड़ता है। धारा के बहाव के साथ आप जाते हैं, कहीं आपको आगे निकलना है दाएं साइड में, तो थोड़ा सा पहले धारा के साथ आप आकर के उसमें छलांग लगाते हैं, तो धारे के साथ बह करके दूसरी तरफ पार लाते हैं। तो एकाएक उनसे यदि उम्मीद जाए कि बहुत बड़ा एकाएक परिवर्तन कर देंगे, क्रांतिकारी आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे, उम्मीद करना बेमानी हो। सतीश के सिंह साहब, आपको क्या लगता है कि नितिन नवीन साहब को क्या करना चाहिए? संक्षिप्त बोलिएगा, आशुतोष जी के पास भी जाना, 30 सेकंड आपके पास है। मैं ये कहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी जो 90 के दशक में थी, हम उसकी पुनरावृत्ति देखना चाहते हैं, अगर नितिन नवीन उसमें कुछ कर पाए तो। 90 के दशक की पुनरावृत्ति देखना चाहते हैं आशुतोष जी? जनता पार्टी, मैं कहूंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा वो होगा। राजनीति में मैं कुछ साल रहा हूं और मैं एक बात जानता हूं, शीर्ष पर नेतृत्व पूरी तरीके से अकेला और असुरक्षित होता है। उसको योग्यता की नहीं, उसको जो है वो विश्वास पात्रता की जरूरत होती है। नितिन नवीन को इसलिए नहीं लेके आया गया कि कुछ नया करेंगे, उनको इसलिए लाया गया है ताकि वो सुन लीजिए, ताकि वो जो कहा जाए उसको एग्जीक्यूट कर दे, बस। इससे ज्यादा कि ना आप उम्मीद करिए। हो सकता है कि वो कोई बहुत बड़ा नेता हो जाए, मैं आज कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। जब लोगों ने इंदिरा गांधी को चुना था तो गूंगी गुड़िया कहा गया था उनके बारे में, लेकिन उन्हीं इंदिरा गांधी ने आगे चल के जैल सिंह और फखरुद्दीन अहमद को चुना था ताकि जो कहा जाए वो किया जाए। रात को 3 बजे अगर फाइल पहुंच रही है तो सिग्नेचर कर दो। आपने दोनों बातें कह दी आशुतोष जी, आपने दोनों बातें कह दी। जब चुना गया था तो गूंगी गुड़िया कहा गया था, बाद में देखा किस रूप में वो दिखे। तो पहले में इनका अपना दर्द झलका है और दूसरे में संभावनाएं। मैंने कहा कि बड़ी दिलचस्प चर्चा यहाँ पे हो रही है, लेकिन मैं विजय जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी उनके काबिलियत पे सवाल उठाना या ये सही नहीं होगा। देखना होगा, पहला दिन है और अचानक से आते के साथ ही कोई आमूलचूल परिवर्तन कर दें, कदम उठा देंगे, ये भी अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। लेकिन जाहिर तौर पर चुनौतियाँ बड़ी होंगी और शायद कुछ नए तरीके ईजाद कर पाएं तो भी एक कह सकते हैं राजनीति में एक बड़ा प्रयोग भी हो सकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।